नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके हमारे YouTube चैनल साहित्य ज्ञान पर हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों हम हिंदी शिक्षण विधियों के प्रश्नों को हल कर रहे थे, हमने लक्ष्य वेदी नाम से सीरीज शुरू कर रखी थी, जिसमें हम कुल 200 प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले हमने 155 तक के प्रश्नों को हल कर लिया है और 5 क्लासें हो चुकी है। ये हमारी 6ठी क्लास चल रही है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी हो तो उन क्लासों को आप हिंदी शिक्षण वीडियो नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है दोस्तों, तो वहाँ पर आप जाकर उन 5 क्लासों को देख सकते हो। ये क्लास है सेकंड ग्रेड, जो कि जुलाई में होने वाला है 2026 में ये एग्ज़ाम। और आने वाली जो रीट पात्रता परीक्षा है, हाँ, मुख्य परीक्षा है, सीटेट है, और जिस किसी भी एग्जाम में जहाँ पर हिंदी शिक्षण विधियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्लास। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें। शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, व्याख्या कौशल के संदर्भ में असत्य कथन है। व्याख्या कौशल तथ्यों, सिद्धांतों तथा संबंधों का स्पष्टीकरण है। व्याख्या कौशल सर्वाधिक अर्वाचीन कौशल है। व्याख्या कौशल में शिक्षक को अपने विषय में दक्ष होना आवश्यक है या उपयुक्त सभी। तो इनमें से हमें गलत कथन की पहचान करनी है दोस्तों, कौन सा कथन असत्य है। तो व्याख्या कौशल तथ्यों एवं सिद्धांतों तथा संबंधों का स्पष्टीकरण सही है। ये व्याख्या कौशल सर्वाधिक अर्वाचीन है, बिल्कुल गलत है। व्याख्या कौशल में शिक्षक को अपने विषय में दक्ष होना आवश्यक है, सही है। तो दोस्तों जो व्याख्या कौशल है ये सर्वाधिक अर्वाचीन कौशल नहीं, जबकि ये सबसे प्राचीन कौशल है। कौन? व्याख्या कौशल। और इस कौशल में सिर्फ शिक्षक सक्रिय रहता है और जो अन्य छात्र है वो निष्क्रिय रहते हैं, इसलिए अमान्य वैज्ञानिक कौशल माना जाता है व्याख्या कौशल। अगला प्रश्न है, सूची पृष्ठ को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। तो हमें सूची प्रथम को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। प्रस्तावना, विषय वस्तु के प्रति आकर्षण, व्याख्या कौशल, विषय वस्तु का सरलीकरण, उदाहरण, विषय वस्तु का स्पष्टीकरण, उद्दीपन, परिवर्तन कौशल, पूर्व ज्ञान। तो प्रस्तावना में आएगा पूर्व ज्ञान। 1 का 4। 1 का 4 किस किस में आ रहा है? तो एक तो बे वाला ऑप्शन में आ रहा है और एक दे वाला ऑप्शन में आ रहा है। तो पहला ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन तो काट देंगे दोस्तों, बचे 2 ऑप्शन। तो प्रस्तावना, पूर्व ज्ञान इस दूसरे में भी है, चौथे में भी है। और व्याख्या कौशल में विषय वस्तु का स्पष्टीकरण दूसरे में भी है, तीसरे में भी है। अब देखते हैं उदाहरण कौशल। तो उदाहरण कौशल में विषय वस्तु का सरलीकरण, गे का तीसरा। और उद्दीपन परिवर्तन कौशल, ये विषय वस्तु के प्रति आकर्षण। तो ऑप्शन नंबर बे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सूत्र अमनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है? सरल से जटिल की ओर, सामान्य से विशेष की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, या पूर्ण से अंश की ओर। तो सरल से जटिल की ओर, ये मनोवैज्ञानिक कौशल है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ये भी मनोवैज्ञानिक कौशल है। पूर्ण से अंश की ओर, ये भी मनोवैज्ञानिक है। जबकि सामान्य से अंश की ओर, ये मनोवैज्ञानिक कौशल नहीं है, क्योंकि हमेशा ही विशेष से सामान्य की ओर जाया जाता है, न कि सामान्य से विशेष की ओर। अगला प्रश्न है, संपूर्ण देश में आरटीआई कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2011, 1 अप्रैल 2009, 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2012। तो कब लागू हुआ था संपूर्ण देश में आरटीआई, राइट टू एजुकेशन? तो ये लागू हुआ था संपूर्ण देश में 1 अप्रैल 2010 को, और राजस्थान में ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2011 को। तो संपूर्ण देश में लागू कब हुआ था? तो ये हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। अगला प्रश्न है,
निम्न में से शिक्षण का सूत्र नहीं है। इसमें हमें बताना है कि कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है। तो पूर्ण संस की ओर ये तो है शिक्षण का सूत्र। ज्ञानेंद्रिय द्वारा शिक्षा ये भी है। प्रेरणा से तर्क की ओर ये गलत है दोस्तों। स्थूल से सूक्ष्म की ओर ये सही है। तो प्रेरणा से तर्क की ओर नहीं, जबकि तर्क से प्रेरणा की ओर होता है। तर्क से प्रेरणा की ओर। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर से हो जाएगा, ये से वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुनर्बलन कौशल के संबंध में असत्य कथन है। तो कौन सा कथन असत्य है पुनर्बलन कौशल के बारे में? पुनर्बलन धनात्मक एवं ऋणात्मक दो प्रकार का होता है। सही है ये। पुनर्बलन का प्रयोग सदैव एक जैसा होना चाहिए, या अत्युत्तम धनात्मक पुनर्बलन का उदाहरण है, या उपयुक्त सभी। तो हमें असत्य कथन की पहचान करना चाहिए। तो पुनर्बलन का प्रयोग सदैव एक जैसा नहीं होना चाहिए दोस्तों, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पुनर्बलन का प्रयोग सदैव एक जैसा नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, श्यामपट्ट कौशल के संबंध में असत्य कथन है। श्यामपट्ट को शिक्षक का सबसे परम एवं घनिष्ठ मित्र कहा जाता है। सही है दोस्तों ये। श्यामपट्ट शिक्षण का सबसे सस्ता, सरल, सुबोध, सुग्राह्य साधन है। बिल्कुल सही है। श्यामपट्ट को शिक्षक का बायां हाथ कहा जाता है। बिल्कुल गलत है। श्यामपट्ट को शिक्षक का बायां हाथ नहीं, बल्कि श्यामपट्ट को शिक्षक का दायां हाथ कहा जाता है। दोस्तों श्यामपट्ट का मित्र तो अध्यापक का मित्र तो श्यामपट्ट कहलाता है, लेकिन जो अध्यापक की सहेली है वो पुस्तक कहलाती है। अगला प्रश्न है, सुधाखंड यानी कि चौक के संदर्भ में असत्य कथन है। सुधाखंड एक शिक्षक के हाथ का 45 डिग्री का कोण होना चाहिए। मुख्य बिंदुओं के लिए रंगीन सुधाखंड का प्रयोग करते हैं। श्यामपट्ट पर लिखते समय सुधाखंड से आवाज आना चाहिए। तो सुधाखंड है शिक्षक के हाथ का कोण 45 डिग्री का होना चाहिए, ये सही है। मुख्य बिंदुओं के लिए रंगीन सुधाखंड का प्रयोग करें, सही है। श्यामपट्ट पर लिखते समय सुधाखंड से आवाज आना चाहिए, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। श्यामपट्ट पर लिखते समय कभी भी सुधाखंड से आवाज नहीं आती है। और अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता अध्यापक व छात्र दोनों को होती है। बिल्कुल होती है दोस्तों। पाठ्य पुस्तक को शिक्षक की सहेली या सखी कहा जाता है। आ गया ना दोस्तों, अभी बताया था ना मैंने। पाठ्य पुस्तक को शिक्षक की सहेली या सखी कहा जाता है, ये सही है। प्रामाणिक रूप से पाठ्य पुस्तक साधन है। प्रयोग एवं उद्देश्य के रूप में पाठ्य पुस्तक साधन है। तो हमें इसमें असत्य कथन की पहचान करनी है। तो पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता अध्यापक छात्र दोनों को होती है, सही है। पाठ्य पुस्तक को शिक्षक की सहेली सखी कहा जाता है, सही है। प्रामाणिक रूप से पाठ्य पुस्तक साधन है, ये भी सही है। प्रयोग एवं उद्देश्य के रूप में पाठ्य पुस्तक साधन है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दे। अगला प्रश्न है, श्यामपट्ट पर लिखते समय सावधानियों के संदर्भ में असत्य कथन है। श्यामपट्ट पर लिखते समय मुख से आवाज नहीं होनी चाहिए। श्यामपट्ट पर लिखते समय शिरोरेखा का ध्यान रखना चाहिए। श्यामपट्ट पर लिखे गए अक्षरों का आकार ऐसा हो जिसे अंतिम पंक्ति के छात्र आसानी से देख सके, या उपयुक्त सभी। तो पहला गलत हो जाएगा दोस्तों। इसमें श्यामपट्ट पर लिखते समय मुख से आवाज आनी चाहिए, क्योंकि अध्यापक श्यामपट्ट पर लिखते समय जो उदाहरण प्रस्तुत करेगा, कोई काठिन्य निवारण करेगा तो बोलकर ही तो बताएगा। तो इसलिए कथन असत्य हो जाएगा पहला ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्न में से व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है। इनमें से कौन सी विधि है जो व्याकरण शिक्षण की नहीं है? तो सिद्धांत प्रणाली, ये भी व्याकरण शिक्षण की विधि है। आगमन प्रणाली, ये भी है।
सूत्र प्रणाली ये भी है, लेकिन जो भाष्य प्रणाली है ये व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है दोस्तों। एक और विधि है व्याकरण की, वो है भाषा संसर्ग विधि। भाषा संसर्ग विधि ये भी व्याकरण शिक्षण की विधि है। भाषा संसर्ग विधि में इसमें व्याकरण को भाषा के तत्वों को ज्ञान कराते समय ही व्याकरण का ज्ञान दे दिया जाता है, यानी कि इसका अलग से व्याकरण नहीं पढ़ानी पड़ती है, इसमें व्याकरण का ज्ञान साथ में दे दिया जाता है। अगला प्रश्न है, सूची पृष्ठ को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। तो व्याकरण की कौन सी विधि हो जाएगी इसमें से? व्याकरण की हो जाएगी आगमन और निगमन विधि। एक का फोर किस किस ऑप्शन में? तो बे ऑप्शन में है और से ऑप्शन में है, तो ये इनमें से होगा आंसर हमारा। तो पहला कट जाएगा और सेकंड कट जाएगा। तो व्याकरण आगमन निगमन विधि व्याकरण शिक्षण विधि की विधि है, व्याकरण की विधि है आगमन निगमन। गद्य की कौन सी हो जाएगी? तो गद्य की हो जाएगी उद्बोधन विधि। बी का थर्ड, दोनों में है बी का थर्ड। पद्य की है समन्वय विधि, तो सी का सेकंड हो जाएगा। और नाटक की है गीत नाट्य विधि। तो पहले का 4, दूसरे का 3, तीसरे का 2 और चौथे का 1। ऑप्शन नंबर बे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्याकरण भाषा का व्यावहारिक विश्लेषण है, ये कथन किसका है? पतंजलि का, सांसीन का, डॉक्टर स्यूट का या लेनार्ड ब्लमफील्ड का? तो ये जो कथन है वो है डॉक्टर स्यूट महोदय का। अगला प्रश्न है, आगमन प्रणाली के संदर्भ में असत्य कथन है। आगमन प्रणाली के 4 रूप है। प्रयोग प्रणाली आगमन का रूप है, संयोग प्रणाली आगमन का रूप है, प्रयोग प्रणाली के 4 सोपान है। तो प्रयोग प्रणाली आगमन का रूप है, सही है। संयोग प्रणाली आगमन का रूप है, सही है। ये प्रयोग प्रणाली के 4 सोपान होते हैं, सही है। जब तो हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, वो हो जाएगा ए वाला। आगमन प्रणाली के 4 रूप है, नहीं दोस्तों, आगमन प्रणाली के 4 रूप नहीं। आगमन प्रणाली के 2 रूप है। एक कौन कौन सा है? एक तो है प्रयोग प्रणाली और एक है संयोग प्रणाली। तो व्याकरण जो आगमन विधि के 2 रूप माने गए, एक तो प्रयोग और एक संयोग। नेक्स्ट प्रश्न है, निगमन प्रणाली के संदर्भ में असत्य कथन है। सूत्र प्रणाली निगमन का रूप है, सही है। निगमन प्रणाली का दूसरा नाम सिद्धांत प्रणाली है, सही है। संयोग प्रणाली निगमन का रूप है, नहीं है दोस्तों। अभी बताया था मैंने कि जो संयोग प्रणाली है वो आगमन विधि का एक रूप है और पाठ्यपुस्तक प्रणाली निगमन का रूप है, बिल्कुल। तो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खंडान्वय प्रणाली का दूसरा रूप है शब्दार्थ कथन प्रणाली, प्रश्नोत्तर प्रणाली, व्यास प्रणाली या उपयुक्त सभी। तो खंडान्वय प्रणाली का दूसरा रूप हो जाएगा प्रश्नोत्तर प्रणाली। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। अगली क्लास में हम इससे आगे के प्रश्नों को हल करेंगे और जो अगली क्लास आएगी हमारी उसमें हम इन 200 प्रश्नों को ख़त्म कर लेंगे। तो आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।